हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। आज हम लोग हिस्ट्री पार्ट 2 वीडियो को देखेंगे, है ना। चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में से कौन एक तिब्बती लेखक है। ऑप्शन ए है तारानाथ, ऑप्शन बी फाहियान, ऑप्शन सी अल्बेरोनी, ऑप्शन डी डाइमेकस, है ना। डीमेकस लिखा गया है, ये सही होगा डाइमेकस, है ना। तो तिब्बती लेखक, ठीक है, पूछा है कि तिब्बती लेखक कौन है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, है ना। ऑप्शन ए यानी तारानाथ क्या है, यह एक तिब्बती लेखक है, ठीक है। चलिए प्रश्न 2 को देखते हैं। प्रश्न जो 2 है वह है, चीनी लेखक फाहियान किसके दरबार में आया था। यानी जो चीनी लेखक फाहियान किसके दरबार में आया था, इसके बारे में पूछा है। तो ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, ऑप्शन बी हर्षवर्धन के दरबार में, ऑप्शन सी गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फाहियान यह एक चीनी यात्री है जो गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में क्या किया था, भारत आया था, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। जो फाहियान है वो भारत में कितने वर्षों तक रहा था, ये भी पूछ सकता है। तो याद रखिएगा 14 वर्षों तक भारत में रहा है कौन, फाहियान। चलिए अगले प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। प्रश्न जो 3 है वह है, चीनी लेखक ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था। तो ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था, ये आप सभी को बताना है। ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, ऑप्शन बी हर्षवर्धन के शासनकाल में, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, ऑप्शन डी अकबर के दरबार में। तो ह्वेनसांग या हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, ठीक है। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था कौन, ह्वेनसांग। ह्वेनसांग 629 ईस्वी में, कितना 629 ईस्वी में आया था भारत, है ना। और यह 15 वर्षों तक, कितने वर्षों तक, 15 वर्षों तक क्या किया, भारत में ठहरा दोस्तों, ठीक है। आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। 4 नंबर जो प्रश्न है वह है, भारत का भूगोल नामक पुस्तक के लेखक कौन है। भारत का भूगोल नामक पुस्तक कौन है ना। यानी इसमें ऑप्शन है हेरोडोटस, हेरोडोटस, टॉलमी, ऑप्शन सी है प्लेनी, ऑप्शन डी है अबुल फजल, ठीक है। हेरोडोटस जिसे इतिहास का पिता कहा जाता है, इसकी एक अपनी पुस्तक है जिसका नाम है हिस्टोरिका, क्या नाम है, हिस्टोरिका, ठीक है। और जो टॉलमी है इसने भारत का भूगोल, है ना, भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी है, किसने, टॉलमी ने, ठीक है। और जो प्लेनी है साथियों, प्लेनी इसकी पुस्तक का नाम क्या है, तो नेचुरल हिस्ट्री, है ना। नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी है, प्लिनी ने। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि का विवरण मिलता है, किसमें, नेचुरल हिस्ट्री में, ठीक है। और अकबरनामा किसने लिखा है, अबुल फजल ने। तो क्वेश्चन पूछा है भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो इसका लेखक कौन है, तो इसका लेखक हो जाएगा टॉलमी, राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 5 को। 5 नंबर जो प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है ना। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है, तो ये किसे कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को, है ना। अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता, है ना। तो 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं दोस्तों।
6 नंबर जो प्रश्न है वह उसे देखिए आप लोग और समझिए। 6 नंबर जो प्रश्न है वह है सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिलता है ना। क्वेश्चन पूछा है सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिलता है ना। तो भारतवर्ष का जो जिक्र मिलता है वो मिलता है हाथी गुम्फा, है ना, हाथी गुम्फा अभिलेख में, है ना। यानी भारतवर्ष का जिक्र सर्वप्रथम हाथी गुम्फा अभिलेख में है ना। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। 7 नंबर जो प्रश्न है वह है प्राचीनतम सिक्के को क्या कहा जाता है। प्राचीनतम सिक्के को क्या कहा जाता है। तो प्राचीनतम सिक्के को क्या कहा जाता है, तो आहत सिक्के, है ना, आहत सिक्का कहा जाता है प्राचीनतम सिक्के को। ठीक है, चलिएगा याद रखना है आहत सिक्का किसे कहा जाता है, प्राचीनतम सिक्के को, है ना। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। 8 नंबर जो प्रश्न है वह है सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किस शासकों ने शुरू किया था। तो सिक्कों पर लेख लिखने का जो कार्य जो शुरू किया था वो सबसे पहले किस शासक ने किया था। कुषाण शासक, मौर्य वंश, यवन शासक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यवन शासकों द्वारा सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य शुरू किया गया था, है ना। किस शासक, यवन शासक के द्वारा। ठीक है, अगले प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। दक्षिण भारत के मंदिरों की कला शैली को क्या कहते हैं, है ना। दक्षिण भारत के मंदिरों की कला शैली को क्या कहते हैं, तो कहते हैं द्राविड़ शैली। क्या कहा जाता है दोस्तों, द्राविड़, है ना, द्राविड़ शैली कहा जाता है दक्षिण भारत के मंदिरों की शैली, है ना। नागर शैली, जैसे ऑप्शन ए में है नागर शैली, तो नागर शैली किसे कहते हैं, तो उत्तर भारत के मंदिरों की कला शैली को नागर शैली कहा जाता है। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, चलिए तो प्रश्न संख्या 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दक्षिण भारत के मंदिरों की कला शैली को द्राविड़ शैली कहते हैं, है ना। चलिए 10 नंबर प्रश्नों। तो प्रश्न है लिंगराज मंदिर कहाँ है। लिंगराज, ठीक है, पूछा है लिंगराज मंदिर कहाँ है। तो लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में, महाराष्ट्र में, खजुराहो में, या इनमें से सभी। ठीक है, तो इसका जो जैसे महाराष्ट्र में कौन सा मंदिर है, गोंडेश्वर मंदिर कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। ठीक है, लिंगराज मंदिर कहाँ है, तो भुवनेश्वर में है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर है। ठीक है, याद रखना है। और जिसे पूछा है एक ऑप्शन और है खजुराहो, तो खजुराहो में लक्ष्मण मंदिर, है ना, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो में। और खजुराहो में एक और मंदिर है जिसका नाम है कंदरिया महादेव मंदिर। ठीक है, तो लिंगराज पूछा है तो लिंगराज मंदिर कहाँ हो जाएगा, भुवनेश्वर में हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए। 11 नंबर प्रश्न को देखिए, ये थोड़ा सा लंबा प्रश्न है लेकिन क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया था उस काल को कहते हैं, है ना। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया था उस काल को कहते हैं, यानी उस काल को क्या कहते हैं। काल लिखा है यहाँ पे अच्छे से, आकार की मात्रा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है ना।
तो ऑप्शन ए है प्रागैतिहासिक काल, ऑप्शन बी आधुनिक काल, ऑप्शन सी मध्यकाल, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया था, यानी कोई विवरण नहीं मिलता है, उस काल को कहते हैं प्रागैतिहासिक काल, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर है ना, राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी प्रागैतिहासिक काल हो जाएगा साथियों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं, है ना। 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न हो गया, 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था, है ना। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था, तो आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? पूर्व पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पूरा पाषाण काल। आग का आविष्कार हुआ था पूरा पाषाण काल में, और पहिए का आविष्कार हुआ था नव पाषाण काल में, है ना। नव पाषाण काल में किसका आविष्कार हुआ था? तो पहिए। ठीक है, याद रखना है, पहिए का आविष्कार किस में हुआ है, किस काल में? नव पाषाण काल में। और आग का आविष्कार किस काल में? तो पूरा पाषाण काल में। ठीक है, याद रखना है साथियों। ठीक है, अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे, प्रश्न संख्या 13 नंबर जो प्रश्न है वह है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? ठीक है, तो आपको बताना है कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था। ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी है तांबा, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम। तो मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तांबा, है ना। और तांबा के द्वारा बनाए जाने वाली प्रथम जो औजार थे वो क्या था? कुल्हाड़ी, है ना, कुल्हाड़ी था दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले मनुष्य ने तांबा धातु का प्रयोग किया। ठीक है, याद रखना है। अगले प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न संख्या 14 को देखते हैं। कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था? कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ, तो आपको बताना है। तो कृषि का आविष्कार, जैसे हम पीछे क्या बताएं, पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल, है ना। तो उसी तरह कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में, है ना। नव पाषाण काल में क्या हुआ? कृषि का आविष्कार हुआ। ठीक है, कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ, याद रखना है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अगले प्रश्न संख्या 15 को देखते हैं। कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुआ है? कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुआ है, आपको बताना है ना। तो ऑप्शन ए है जूनागढ़, ऑप्शन बी मेहरगढ़, ऑप्शन सी कोल्डिहवा, ऑप्शन डी जावा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है ना। कहाँ से? मेहरगढ़ से, है ना। और कोल्डिहवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है ना। चावल पूछे तो कोल्डिहवा, है ना। हमें प्रश्न में क्या पूछा है? कृषि का प्रथम उदाहरण, तो याद रखना है मेहरगढ़ से कृषि का प्रथम उदाहरण प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीनतम फसल कौन सी थी, है ना। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन सी थी, है ना। सबसे प्राचीन, ये सबसे पहली फसल पूछा है, तो सबसे
पहली फसल कौन सी हो जाएगा? गेहूँ, है ना। क्या हो जाएगा? गेहूँ, है ना। लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज, और ये क्वेश्चन ये पूछे कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सी था, है ना, तो वो चावल हो जाएगा। लेकिन पूछा है कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन सी थी, तो गेहूं एवं जौ। लेकिन ऑप्शन में गेहूं है, लेकिन हम क्या मारेंगे? गेहूं मारेंगे। ठीक है, चलिए अगले नंबर प्रश्न संख्या 17 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, आप सेशन को देखिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में भारत में पूरा पाषाण कालीन औजार की खोज की थी, है ना। यानी किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में भारत में पूरा पाषाण कालीन औजार की खोज की थी? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिया गया है रॉबर्ट ब्रूस फुट। क्या दिया है? रॉबर्ट ब्रूस फुट। ऑप्शन बी कनिंघम, ऑप्शन सी हेरोडोटस, ऑप्शन डी दयाराम सानी। तो राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्रूस फुट हो जाएगा, है ना। रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पूरा पाषाण कालीन औजार की खोज की थी। ठीक है, याद रखना है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, 18 नंबर प्रश्न को। भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा था, है ना। भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा था? ऑप्शन ए है सिंधु, है ना। ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी चंदोद्रो, ऑप्शन डी रंगपुर। तो राइट आंसर हो जाएगा भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी, है ना। सिंधु नदी के किनारे स्थित है और इसकी खोज करता कौन है? तो राखाल दास बनर्जी। कब किया था खोज? 1922 में, 1922 में, है ना, याद रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। 19 नंबर जो प्रश्न है, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मृतकों का टीला किसे कहा जाता है ना। तो मोहनजोदड़ो को, है ना। मोहनजोदड़ो जिसमें सिंधी भाषा में इसका अर्थ होता है, मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ होता है मृतकों का टीला, है ना। यानी मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को। ठीक है, याद रखना है। अगले नंबर प्रश्न संख्या 20 आपको बताना है, कमेंट करना है, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ, है ना। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ, आप लोग कमेंट करिए, है ना। और हम देखते हैं किस किस का आंसर सही आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद।